अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तेरे लिए रिश्ता देख रही हूँ मैं, कल वो लोग तुझे देखने आएंगे, तैयार रहना। अम्मा की बात सुनकर मैं जो सब्जी काट रही थी, हैरत से अम्मा को देखने लगी। अभी मैं फक्त 18 साल की हुई थी और अम्मा मेरी शादी करना चाह रही थी, जिस पर मेरा हैरान होना बनता भी था। तभी मैं हैरान और परेशान सी अम्मा को देख रही थी। मगर क्यों अम्मा, इतनी जल्दी क्यों? मैंने कुछ झुंझलाकर अम्मा से पूछा था, जो अब सुकून से मेरे सर पर बम फोड़कर अपने काम में लग गई थी। क्योंकि तेरी शादी की उम्र हो गई है और अब मैं जल्द ही तेरी शादी करके तेरे फर्ज से बुकदोश हो जाऊंगी और सुकून का सांस ले सकूंगी। अम्मा की बात सुनकर मैंने बुरा सा मुंह बनाकर अम्मा को देखा, जिनके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था कि वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। जिस पर मैंने खुद को समझा बुझा लिया कि अब कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं था, कि अम्मा को मैं अच्छे से जानती थी। अब अम्मा ने अगर फैसला कर लिया है तो वो अपनी मनवा कर ही रहेंगी। अगले दिन मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी थी कि मेहमान आने वाले थे। अब्बा सवेरे ही काम के लिए निकल गया था और अब घर पर सिर्फ मैं और अम्मा ही थे। अम्मा तो आने वाले मेहमानों के लिए खाने का सामान लेने गई थी, जबकि मैं पूरे घर को चमकाने में मसरूफ़ थी। पूरे 2 घंटे बाद तकरीबन 12 बजे के करीब मेहमान आए थे, जिनमें लड़के की माँ, भाई और भाभी शामिल थे। चाय वगैरह बिल्कुल तैयार थी। अभी वो लोग आकर बैठे ही थे जब अचानक अब्बा घर में दाखिल हुआ और मेहमानों को देखकर चौंक उठा। मैं किचन में खड़ी चाय कपों में डाल रही थी जब अब्बा के चीखने और शोर की आवाज़ सुनी, जिस पर मैं घबरा कर चाय वहीं छोड़कर बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि अब्बा मुसलसल चीख रहा था और बार बार यही कह रहा था कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। अब्बा के चेहरे के तासुरात और गुस्से से साफ तौर पर यही लग रहा था कि अब्बा को मेहमानों की आमद के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अम्मा भी घबराई हुई खड़ी थी, जबकि अब्बा के बार बार इनकार करने पर लड़के की माँ भी अब ऊंची आवाज़ में चीख कर कह रही थी कि अगर बेइज्जती ही करनी थी और रिश्ता नहीं करना था तो बुलवाया ही क्यों। अब्बा और उस औरत के चीखने पर अजीब सा शोर मच गया था। अब्बा ने रिश्ता आने पर ही वावेला मचा दिया था, जो सिर्फ मेरी नहीं, अम्मा की समझ से भी बाहर था। वो मेहमान बकते झुकते हमारे घर से चले गए तो अब्बा का रुख हमारी तरफ हुआ, जिस पर मैं घबरा कर एक तरफ सर झुकाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे अब्बा से बेहद डर लगता था। किसने कहा था कि रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ, और यही नहीं बल्कि अंकु घर पर चाय पर भी बुला लिया। अब्बा ने भड़क कर पूछा तो अम्मा गहरा सांस भरकर अब्बा को देखते हुए बोली, इसमें इतना गुस्सा करने वाली और भड़क कर वावेला मचाने वाली क्या बात है भला? अम्मा के पूछने पर अब्बा ने फिर से भड़क कर कहा, चुप करो, आगे से जवाब देकर जबान दराजी मत करो मेरे साथ। अब्बा इतना कहकर कमरे में घुस गया तो मैंने अम्मा को देखा, जो खुद भी परेशानी से मुझे ही देख रही थी। मैं अम्मा के करीब गई और अम्मा को तसल्ली देकर कहा कि अब्बा को लेकर परेशान मत हो। अब्बा को शायद इस बात का बुरा लगा है कि तूने अब्बा को उन लोगों के आने का नहीं बताया, तभी अब्बा ने गुस्से में इनकार कर दिया है। तू फिक्र मत कर, अब्बा का गुस्सा उतरेगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से अम्मा को तसल्लियाँ दे रही थी, जबकि मैं खुद भी पूरी यकीन नहीं थी कि अब्बा को महज वक्ती गुस्सा था या फिर अब्बा सचमुच मेरी शादी नहीं होने देना चाहते थे। मैंने अम्मा को समझा बुझा दिया था, मगर अम्मा को समझ लगी थी या नहीं, लेकिन वो चुप ज़रूर हो गई थी। और मेल ही यही बात था। मुझे लगा था कि अब्बा का शायद वक्ती गुस्सा है, जल्द ही उतर जाएगा, मगर मेरी ये गलतफहमी ही रही, क्योंकि उसके बाद एक बार नहीं बल्कि कई बार मेरा रिश्ता आया, लेकिन हर दफ़ा ही अब्बा मना कर देता और रिश्ते की बात सुनते ही बेहद वावेला मचा देता, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता ना हो पाता था। मुझे और अम्मा को समझ में नहीं आता था कि अब्बा क्यों मेरे रिश्ते की बात सुनकर वावेला मचा देता है। तभी हम बेहद परेशान रहने लगे थे। अब्बा से पूछते तो वो हमें झिड़क कर खामोश करवा देता और कोई जवाब न देता, जिस पर हम मज़ीद करस कर रह जाते, जबकि मेरी निस्बत मेरी माँ ज़्यादा परेशान होती थी। आखिर को मैं उसकी बेटी थी और वो मेरी माँ, और माँ तो बेटियों के जवान होते ही उनकी शादी के लिए परेशान होना शुरू हो जाती है। यही वजह थी कि मेरी माँ भी मेरे लिए बेहद परेशान थी और जल्द से जल्द मेरी शादी करके मेरे फ़र्ज से सुबकदोश हो जाना चाहती थी। मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादियाँ होती जा रही थीं और अब तो उनके एक दो दो बच्चे भी हो गए थे, मगर मैं अब तक कुंवारी थी, क्योंकि अब्बा मेरा रिश्ता ही नहीं होने देता था। शादी तो फिर दूर की बात थी। यूं ही करते करते मज़ीद कई साल गुजर चुके थे और अब मैं 24 साल की हो चुकी थी, मगर अब भी मेरा वही हाल था। जो भी रिश्ता आता अब्बा उस पर वावेला मचा देते और मेरा रिश्ता होते होते रह जाता।
अब्बा बिल्कुल भी मेरा रिश्ता ना होने देते। अब तो मैंने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया था। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी और मैंने इस बात को भी मान लिया था कि अब्बा सारी उम्र मेरी शादी नहीं होने देगा और मैं हमेशा इसी घर में पड़ी रहूंगी। अब तो मुझे यही बात समझ में आने लगी थी कि वो मेरा सौतेला अब्बा है, तभी वो मेरी शादी नहीं होने देना चाहता। मैं 6 साल की थी जब मेरे अब्बा की मौत हो गई। मैं बहुत छोटी और नासमझ थी और तब मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मौत होती क्या है। मेरे अब्बा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे। मैं उनकी इकलौती लाडली बेटी थी जिससे वो बेहद और बेशुमार मोहब्बत करते थे। मेरे अब्बा मर गए थे जिसके बाद मैं बेहद दुखी रहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि अब्बा कहाँ है और मुझे अपना अब्बा अपने पास चाहिए था। उनके बगैर मेरा गुजारा होता ही नहीं था। ना ही मैं नादान ये समझती थी कि अब वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ सकेंगे। अम्मा से जब भी पूछती कि अब्बा कहाँ है तो वो बस एक ही बात कहती कि अब्बा मेरे लिए खिलौने और नए कपड़े लेने गए हैं। वो मेरे लिए बहुत सारी नई चीज़ें लेने गए हैं, लेकिन दूर गए तो उन्हें आने में कुछ देर लगेगी। नए कपड़ों और खिलौनों का सुनकर मैं बहल जाती और आने वाले सुहाने वक्त का सोचकर खुद में ही खुश होती रहती कि अब्बा आएंगे तो मेरे पास नए कपड़े और ढेर सारे नए खिलौने होंगे। मगर वक्त गुजरता रहा और ऐसा कुछ भी ना हुआ। न ही मेरे अब्बा वापस आए, जिस पर मैं अब बेहद गमज़दा रहने लगी थी। सब बच्चों को उनके वालिद के साथ खेलते देखकर मैं बस दिल महसूस कर रह जाती, क्योंकि मेरे अब्बा मेरे पास नहीं थे। कभी कभी मैं अम्मा से उलझ पड़ती और आगे से अम्मा बस रो देती, मगर उसका रोना मुझे कभी भी समझ में ना आया था। तब मैं महज 6 साल की थी। अब्बा की मौत को 6 माह गुजरे थे जब मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया और फिर मेरे चचा और ताया ने मिलकर मुझे और मेरी अम्मा को घर से निकाल दिया और अब्बा के हिस्से में से हमें कुछ भी ना दिया, बल्कि ये कहकर हमें हर चीज़ से बेदखल कर दिया कि ये सारा पैसा और सारी जायदाद उनकी बनाई हुई है और उसमें मेरे अब्बा का कोई भी हिस्सा नहीं बनता है। जबकि मेरे अब्बा भी इस जायदाद में बराबर के शरीक थे, लेकिन मेरे चचा और ताया मुकर गए और हमें उस जायदाद से बेदखल कर दिया। अम्मा इतनी ज़्यादा पढ़े लिखी नहीं थी और ना ही उसके पीछे उसके भाइयों या नाना नानी की सपोर्ट थी कि वो मेरे चाचा और ताया के खिलाफ जाकर पुलिस में कंप्लेन करवाती या मुकदमा लड़ती। इसीलिए उसने ये दोनों काम ही न किए। मेरे नाना नानी ने अम्मा को जहेज तो ज़्यादा दिया ही नहीं था। तभी जब अम्मा मुझे लेकर अपने मैके की तरफ रवाना हुई तो उसके पास चंद पैसों और कपड़ों के अलावा कोई ज़्यादा सामान नहीं था। अम्मा ने घर आकर अपने भाइयों और अम्मा अब्बा को बताया तो वो भी दम साध कर बैठ गए और किसी ने कोई भी कदम उठाने का हौसला न किया। मामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे चचा और ताया के खिलाफ जाकर मुकदमा करते या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, क्योंकि मेरे चचा और ताया की पुलिस और वकीलों के साथ काफ़ी जान पहचान थी। जबकि मेरे मामू वगैरह सादा और शरीफ से लोग थे। मैं अपनी माँ के साथ जब अपने मामू के घर आ गई तब मेरे नाना नानी वफात पा चुके थे और अब उस घर में मेरे 2 मामू, 2 मोमानियाँ और उनके 4-4, 5-5 बच्चे थे। हम माँ बेटी के आ जाने से 2 लोगों का इजाफा मजीद हो चुका था। मेरे बाप के मरने से पहले मेरी अम्मा जब भी यहाँ रहने आती थी तो उनको नानी के कमरे में ठहराया जाता था, जबकि नाना बैठक में सो जाते थे। इस घर में टोटल 4 कमरे थे। एक कमरा बड़ी मुमानी के पास, दूसरा कमरा छोटी मुमानी के पास, जबकि तीसरा कमरा नानी के पास होता था और चौथे कमरे को बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब नानी के कमरे में इजाफी सामान रख दिया गया था। इसमें बड़ी मुमानी और छोटी मुमानी के जहेज की चीज़ें थी, जबकि नानी का पुराना सारा सामान बेच दिया गया था और अब हमारे रहने के लिए वहाँ कोई फालतू कमरा नहीं था जो खाली होता। रहने के लिए इंसान को छत की ज़रूरत होती है और उस छत के अंदर ही इंसान महफूज होता है। अगर हम नानी के घर से चले जाते तो उस घर से छत छिन जाती। मेरी अम्मा भी जवान थी और मैं फ़कत 7 साल की हो गई थी। ऐसे में अम्मा बगैर किसी सहारे के मुझे किस तरह पालती। अम्मा ने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हुई थी। ऐसे में वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकती थी। यूँ हम मजबूरन माँ बेटी नाना नानी के उसी कमरे में ठहर गई। अम्मा ने मामू से बैठक में रहने की बात की थी तो मम्मा ने फ़ौरन कहने लगी कि हमारे घर मेहमान आएंगे तो उनको कहाँ बिठाएंगे। उनकी तीखी निगाहें अम्मी और मुझ पर थी। मामू भी आगे से कुछ नहीं बोले थे। अम्मी दिल महसूस कर रह गए। इसीलिए हमें नानी के कमरे में ठहरना पड़ा, जहाँ बैठने के लिए कुछ भी नहीं था और ना लेटने के लिए कुछ था। कमरे में अलमारियाँ और आयरन स्टैंड और मशीनें वगैरह पड़ी थी। कमरा इतना छोटा पड़ गया था कि यहाँ ना बेड आ सकता था
और ना सोफे आ सकते थे, इसीलिए हम मजबूरन ज़मीन पर ही गद्दे बिछाकर सो जाती थी। अल्लाह का शुक्र था कि नानी की पेटी में उनके पुराने बिस्तर पड़े हुए थे, वही हम दोनों ने निकाल लिए थे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर मोमानियों की नज़रों में हम खड़कने लगी थी। दोनों मोमानियाँ तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अम्मा से ढेरों काम करवाती थी। अम्मा थक जाती थी, लेकिन आगे से उफ तक नहीं करती थी। मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। इसके अलावा मेरा दिल करता था कि मैं भी स्कूल जाऊँ, क्योंकि जब अब्बू जिंदा थे तब मैं स्कूल जाती थी। बदकिस्मती से मैं सिर्फ 2 ही जमातें पढ़ पाई थी। अब मैं पहली जमात में दाखिला लेना चाहती थी, लेकिन अम्मी के पास तो अब पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मुझे आगे पढ़ा न सकी। अपने कज़न्स के स्कूल जाता देखकर मेरी आंखें भर आती थी। एक दिन मुझे रोता देखकर अम्मा ने परेशानी से मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा शहरीन। अम्मा ने पूछा तो मैं उसके गले लगकर रोने लगी और अपनी परेशानी बताई। अम्मा जानती थी कि मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक था और मैं इम्तहान में हमेशा वो नंबर पर आती थी, इसीलिए अम्मा ने मुझे नानी के घर से नज़दीक ही एक सरकारी स्कूल में डाल दिया, जिसकी फ़ीस 20 रुपये थी और किताबें मुफ्त थी और यूनिफॉर्म भी। अम्मा मामू के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे सरकारी स्कूल में डाला था। घर के बाकी बच्चे यानी मेरे कज़न्स बड़े स्कूल्स में जाते थे। खैर मैं उनसे कोई हसद नहीं करती थी, मेरे लिए यही काफ़ी था कि मैं पढ़ रही थी। वक्त थोड़ा आगे को सरक गया और मैं 9 साल की हो गई। इस दौरान घर में लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी। मेरे दोनों ममानियाँ और उनके बच्चों को हम माँ बेटी बहुत बुरी लगती थी। वो सीधी निगाहों से हमें देखते थे। इस दौरान दोनों ममानियों ने मामू को भी हमारे खिलाफ भड़का दिया था। उस घर में हमें अपना आप अजनबी लगता था। हम मजबूरी में यहाँ रह रहे थे और ना हमें ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं था जहाँ हमारी इज्जत न थी। अम्मा ने कई बार ससुराल जाकर अब्बा के हिस्से की जायदाद से कुछ पैसे लेने की इल्तिजा भी की, ताकि हम दोनों माँ बेटी अपना घर लेकर इज्जत से वहाँ रह सके। अम्मा की इल्तिजा ने उनके ससुराल वालों के दिल नम न किए। उन्होंने बेइज्जत करके अम्मी को निकाल दिया कि अब तो यहाँ वापस ना आना, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अम्मा रोती हुई घर आई थी। इस दौरान हम पर अचानक ही मामी ने बम फोड़ा। मामू के सामने उन्होंने बताया कि कल शाजिया यानी मेरी माँ के लिए एक रिश्ता आएगा, लिहाजा जल्द ही मेरी माँ की दूसरी शादी हो जाएगी और हम दोनों माँ बेटी यहाँ से चली जाएंगी। ये सुनकर अम्मा तड़प गई और बोली, मैं दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। मगर उनकी बात की कोई कदर नहीं थी। मामू ने उन्हें डांट दिया कि अगर तुम शादी करके यहाँ से रुखसत ना हुई तो हम भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। ये सुनकर अम्मा का दिल टूट गया और उन्होंने खुद को हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। अगले दिन घर में कुछ लोग आए और अम्मा ने मोमानियों के कहने पर उनके सामने चाय पेश की। अम्मा का रिश्ता तय हो गया था और इस जुम्मे उनकी शादी थी। जिससे उनकी शादी होनी थी वो मौलवी था। उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसने सर पर पगड़ी पहनी हुई थी। उस मौलवी ने पहले 2 शादियाँ की हुई थी, एक बीवी मर गई थी और दूसरी ने तलाक ले ली थी। उस मौलवी का नाम शुएब था। उसकी घर में और मोहल्ले में बड़ी इज्जत थी। अम्मा सोचने लगी कि अगर उनकी शादी मौलवी से हो गई तो शायद उनकी ज़िंदगी में सुख आ जाएगा, क्योंकि मौलवी ने तो इस्लाम को ज़्यादा पढ़ा होता है, इसलिए यकीनन उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। यूँ अम्मा ने दिल पर पत्थर रखकर शादी कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर शादी से इनकार कर दिया तो सचमुच मोमानिया और मामू हम दोनों को घर से निकाल देंगे। मौलवी से शादी करके कम अज़ कम हमें छत और महफूज ठिकाना तो मिल जाता। मौलवी ने एक ये भी रहमदिली दिखाई थी कि उसने अम्मा के साथ मुझे भी कबूल कर लिया था। यूँ अम्मा की शादी हो गई और हम दोनों माँ बेटी मौलवी के घर आ गई। अब मेरे पास नए अब्बा थे। मैं खुश हो गई थी, लेकिन अब्बा का रवैया हमेशा मुझसे और अम्मा से रूखा सूखा ही रहा। मगर हम इस बात पर खुश थे कि हमें अब किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। अब हम अपने घर आ गए हैं। इसी तरह मैंने पढ़ाई जारी रखी थी और फिर एक दिन अम्मा को मेरी शादी की फ़िक्र भी लग गई। मैं अम्मा को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मा की ज़िद के आगे हार मान ली कि अगर वो मेरी शादी करना चाहती है तो कर ले। मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बड़ी मुश्किलात सही थी, इसीलिए मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। मगर अब न जाने अब्बा को क्या मसला था। मैं एकदम सो चुप के कलजम से बाहर आई। मेरी उम्र 24 साल हो गई थी, मगर शादी होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था। अम्मा अलग परेशान थी। वो अब्बा की मर्ज़ी के बगैर मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब्बा के हम पर काफ़ी एहसान थे।
अब तो हर कोई बातें बनाता था कि तुम लोग गरीब हो, इसीलिए तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होती। लगता है बेटी ने कहीं मुँह काला कराया हुआ है, इसीलिए तुम उसकी शादी नहीं करते। लगता है लड़की में कोई नुक्स है। जितने लोग थे उतनी ही बातें कर रहे थे। लोगों की बातों ने मुझे बड़ी ज़हनी अजियत दी और मुझे बीमार कर दिया। मैं हर वक्त गम में बीमार रहती थी। हकीमों से बुखार का इलाज भी करवाया, मगर कोई फाका ना हुआ। मैं कई अरसा बीमार रहती। अब तो अब्बू अपनी पसंद से 3-4 लोगों को घर भी लाए थे मेरे रिश्ते के लिए, मगर वो लोग मुझे बीमार देखकर चले जाते और बातें बनाते कि लगता है अपनी बीमार बेटी को ये मौलवी हमारे पल्ले बांधना चाहता है। लोगों की बातों से परेशान होकर मैं मज़ीद बीमार हो जाती थी। अब तो मैं 25 साल की हो गई थी। अब्बा को मुझ पर बड़ा गुस्सा आता था। उसने भी मेरा इलाज करवाया था, मगर मैं ठीक ना हो पाई। अम्मा भी मेरे गम में परेशान थी। एक दिन अब्बा के साथ मैं मोहल्ले के डॉक्टर के पास गई तो उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिसके रिपोर्ट से पता चला कि मुझे यखान हो गया है। मज़ीद उसने बताया कि मुझे हार्मोन्स का मसला है। उसने अम्मी अब्बू से कहा कि इसका इलाज करवाएं, वरना इसकी शादी में मसला हो सकता है। अगर शादी के बाद बच्चा ना हुआ तो उसको तलाक मिल जाएगी। वो डॉक्टर बातूनी था, इसीलिए खुलकर बोलता जा रहा था। उसकी बातें सुनकर अब्बा तंग रह गए। अम्मी तो रोने लगी थी। अब्बा मुझे घर ले आए और गुस्सा करने लगे कि तुम दोनों तो मुझ पर बोझ बन गई हो, काश मैं शादी ही न करता। हमें डांट कर अब्बा कमरे में बंद हो गए, जबकि हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। इस दौरान एक अमीर घराने से मेरे लिए रिश्ता लेकर कुछ लोग आना चाहते थे, लेकिन अब्बू ने फ़ोन पर अभी उनको मना कर दिया था। वो मुझे कहने लगे कि पहले तेरा इलाज करवाऊंगा, उसके बाद तेरी खुद शादी करूंगा। अम्मी मुझे एक हकीम के पास इलाज के लिए लेकर जा रही थी। उनका मानना था कि अगर मैं उस इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई तो वो मामला और बिगाड़ देंगे, मगर अब्बू को बड़ी जल्दी थी। वो चाहते थे कि मैं एक रात में ठीक हो जाऊं और वो अमीर लोग मुझे देखने आए, रिश्ता पक्का हो जाए और इसी हफ्ते शादी हो जाए। खैर, एक दिन अब्बा अम्मा को बिना बताए मेरे इलाज के लिए मुझे तो लेडी डॉक्टर के पास ले गए। लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मुझे अद्वियात थी। जब दवा खाने के 1 घंटे बाद मेरे ब्लड टेस्ट हुए और फिर रिपोर्ट आए तो लेडी डॉक्टर ने अब्बू को खुशखबरी थी कि इसके हार्मोन्स अब काफ़ी बैलेंस हो गए। ये सुनकर मैं भी खुश हुई और उस हकीम को दुआ दी जिसने मेरा इलाज किया था। लेडी डॉक्टर ने कुछ मज़ीद अद्वियात लिख दी। अब्बू ने मुझसे कहा कि अब कल मैं खुद तेरी शादी करूँगा। घर जाते ही मैं लड़के वालों को फ़ोन करके बुलाता हूँ। अब्बू खुशी से बोले और मुझे अस्पताल के बेंच पर बैठे रहने की ताकीद करके खुद अद्वियात लेने चले गए जो लेडी डॉक्टर ने लिख कर दी थी। अब्बा को गए काफ़ी देर हो गई थी, वो वापस नहीं आए थे। मैं 5 घंटे से इस अस्पताल में आई हुई थी, इसीलिए यहाँ मुझे वहशत होने लगी थी। मैंने सोचा कि अस्पताल से बाहर निकल कर करीबी फार्मेसी पर जाकर चेक करती हूँ कि अब्बा कहाँ रह गए। यूँ मैं बाहर आ गई, लेकिन अचानक ही अस्पताल की दूसरी बिल्डिंग में मेरी नज़र पड़ी। शीशे की दीवार से जब मैंने बिल्डिंग के अंदर खड़े इंसान को देखा तो मेरी रूह फना हो गई। अब्बा! मैं चीख पड़ी थी, क्योंकि वो मेरे सगे अब्बा थे। वही अब्बा जो बचपन में मुझसे बड़ा प्यार करते थे। और उनके जाने के बाद ही मुश्किलात ने हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैं उस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ी रही थी जब दूसरे अब्बा मुझे आवाज़ें देने लगे। अब्बा अद्वियात ले आया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खुशी खुशी मुझे अपने साथ ले जाने लगा, जबकि मेरा दिमाग सिर्फ उसी जगह अटक कर रह गया था। इतने साल गुजरने के बावजूद मुझे अपने सगे अब्बा का चेहरा याद था। मैं खुश थी और सोच रही थी कि अब मैं सिर्फ अपने सगे अब्बू के पास रहूँगी, क्योंकि वो इस दूसरे अब्बा से ज़्यादा अच्छे थे। हम घर आए तो अब्बा ने अम्मा को खुद ही सच बता दिया। पहले तो अम्मा गुस्सा हुई कि मुझे बताए बगैर मेरी बेटी को किसी भी अरीहरी डॉक्टर के पास क्यों निकल गए आप। मगर जब अब्बा ने बताया कि रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और अब मेरी शादी होगी तो ये सुनकर अम्मा बड़ी खुश हुई। अब्बा ने बताया कि लड़के वाले मुझे देखने आएंगे और मेरी शादी अमीर लड़के से होगी। अम्मी बड़े खुश थी और अब्बा लड़के वालों को फ़ोन करने चले गए थे। मैं तो बस अपने सगे अब्बा के बारे में सोच रही थी। मैंने अम्मा को बताया कि अम्मा, अब्बा जिंदा है, मैंने उसे अस्पताल में देखा था। तू अपना सामान बांध ले, अब अब्बा हमें अपने साथ ले जाएगा और हम अपने उस बड़े से घर में रहकर ज़िंदगी गुजारेंगे। अब बताया से अपनी जायदाद भी वापस ले लेंगे। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरत से मुझे देखने लगी और बोली, लगता है दवाई तेरे दिमाग पर बुरा असर डाल गई है, इसीलिए तू बहकी बहकी बातें कर रही है। अब तो ठीक है, इसलिए तुझे कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टरों की दवाई खाने की। मैं तो तेरे अब्बा से पहले ही कहती थी
डॉक्टरों की दवाई से हकीम की दवाई बेहतर है। अम्मा तो किसी सूरत मेरी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी कि अब्बा जिंदा है। इसीलिए मैंने झिंझला कर सोचा कि मैं दोबारा अस्पताल जाऊंगी, शायद अब्बा मुझे वहाँ मिल जाए। अगले दिन लड़के वाले मुझे देखने आ गए और उन्होंने मुझे पसंद भी कर लिया। रात को जब मैं अम्मी के कहने पर अब्बा को चाय देने गई तो हैरान हुई, क्योंकि मैंने नोट किया था कि अब्बा मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसने मेरे सामने से एक शॉपर हड़बड़ा कर अपनी अलमारी में छुपाया था। मुझे अब्बा पर शक पड़ा। जब वो चाय पीकर सो गया तो मैंने तजस्सुस से उसकी अलमारी चेक की तो तंग रह गई, क्योंकि उस शॉपर के अंदर ढेरों नोट थे। इतने पैसे अब्बा के पास कहाँ से आए थे? ये परेशानी वाली बात थी, क्योंकि वो तो ढंग का कोई काम करता ही नहीं था, ज़्यादा फारिग ही रहता था। मुझे याद आया, आज अब्बा ने लड़की के बाप से कोई शॉपर लिया था। अगर वो यही पैसों वाला शॉपर था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उनसे पैसे क्यों लिए थे और अम्मा को कुछ क्यों नहीं बताया था? मैं परेशान थी। अगले दिन अब्बू की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए वो अपना चेकअप करवाने अस्पताल चले गए। मैं भी घर से चोरी छुपे अम्मा से पैसे लेकर उसी अस्पताल गई तो मुझे अब्बा नजर आ गया। मैं दौड़कर उसके पास गई और उसे पुकारा, लेकिन उसने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। वो बुरा, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मैं तो इस अस्पताल में नया डॉक्टर आया हूँ। वो काफ़ी छोटी उम्र का था, तकरीबन 30 साल का। मुझे बहुत रोना आया, क्योंकि वो सच में मेरा अब्बा नहीं बल्कि अब्बा का हमशक्ल था। दूर से देखने पर वो बिल्कुल अब्बा जैसा लगता था, मगर पास आने पर उसकी शक्ल अब्बा से थोड़ी मुख्तलिफ लगती थी। मैं अब समझ गई थी कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं रोते हुए घर जाने लगी, क्योंकि मैं पूछ चुकी थी कि अब्बा जिंदा कैसे हो सकते हैं। उनको मेरे सामने दफनाया गया था। मैं जब घर पहुंची तो देखा कि अब्बा घर आ गए थे और रो रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जिगर का कैंसर हो गया है और वो चंद दिन के मेहमान हैं। वो अम्मी के और मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगे और बोले कि मैं मौलवी होकर भी, दीन सीख कर भी पैसों के लालच में रहा और आज मुझे सज़ा मिल गई है। आज मुझे पता चल गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी अहम होती है। मैंने पैसों के लालच में शाजिया से शादी की। तुम्हारे भाइयों ने मुंह मांगी कीमत लेकर तुम्हारी शादी की थी। ऐसे तुम्हारे भाइयों को फ़ायदा भी हुआ और मेरा भी। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें बोझ समझकर मुझे दे दिया और बदले में मुझे वो पैसे दिए जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए रखे थे। मगर तुम्हारे भाइयों ने धोखे से वो पैसे संभाल कर रखे और फिर मुझे दे दिए ताकि मैं तुमसे शादी कर लूँ। उसके बाद भी मैं पैसे हासिल करने की चाह में ख्वार होता रहा। तुम्हारे भाइयों को तंग करता कि मुझे पैसे दो वरना तुम्हारी असलियत तुम्हारी बहन को बता दूंगा। यूं वो डर कर पैसे दे देते। मैंने अब तक शहरीन की शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मैं चाहता था कि किसी अमीर लड़के का हमारे घर रिश्ता आए और यूं मैं उसके ससुराल वालों से भी पैसे लेता रहा। घर में जब भी गरीब लड़के का रिश्ता आता तो मैं उनको घर से निकाल देता था। उस दिन अमीर लड़के के बाप के आगे भी झूठ मूठ खरोकर मैंने उससे ढेरों पैसे ले लिए थे। मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। इसीलिए पहले तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी की और तुम्हारी बेटी को भी पैसों के लालच में घर बैठाए रखा और इसकी शादी न की कि इसे जहेज देना पड़ेगा। अब्बू रोते हुए बता रहे थे और हमसे माफ़ी मांग रहे थे। अब्बा ने बताया कि ये पैसे उनके कुछ काम नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि अब मैं किसी सूरत नहीं बच सकूंगा। अब्बा तो चुप हो गए थे, लेकिन अम्मा रो रही थी। अम्मा ने अब्बा को माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उनसे बातचीत बंद कर दी थी। कुछ ही दिनों में अब्बा इस दुनिया से चले गए और उनके ढेरों पैसे उनकी अलमारी में पड़े रह गए थे। अम्मी ने एक मुनासिब सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी थी। अम्मा मुझे अक्सर कहती थी कि दौलत की लालच मौलवी पर भी छा जाती है और सगे रिश्तों पर भी। दौलत की लालच में तेरे दूसरे अब्बा ने कितनी तकवत होगी, लेकिन वो दौलत उसकी ज़िंदगी न बचा सकी। वो दौलत जो उसने हासिल की और जिसकी चाह उसके कोई काम ना आ सके। अम्मा की बात मुझे सच लगती थी। आज भी वो ढेरों पैसे अब्बा की अलमारी में पड़े थे। अल्लाह का शुक्र था मैंने और मेरी अम्मा ने कभी पैसों की लालच नहीं की थी, इसीलिए आज हम सुख में थी और मैं अपने घर में खुश थी। मामू और मुमानी अपने बच्चों के हाथों जलील हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी अम्मा के साथ धोखा किया था और उन्हें अपने किए की सज़ा मिल ही रही थी। इसीलिए कभी दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए और दौलत को रिश्तों से ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। मैंने सीखा था दौलत का गलबा मौलवी और नेक आदमी पर भी छा सकता है,
مگر جو واقعی نیک ہوتا ہے وہ دولت کے لالچ میں نہیں آتا۔